welcome to Cricket on Loop, the World Cup edition. मैं हूँ रोहा नदीम और lots in store for us today to talk about पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो हुई है पहले दो मैचेस की। तो अगर हम बात करें तो थोड़े बहुत जो एक्सपेक्टेड चीजें थी वो हुई तो हैं, but especially in that last game against Sri Lanka, Pakistan did come out way stronger than any of us imagined. और जितनी भी उस रन चेस के बारे में बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि द वे थिंग्स स्टार्टेड लग तो ये नहीं रहा था कि पाकिस्तान ये चेस करेगा, और जिस तरीके से ये चेस कंप्लीट हुआ वी विल टॉक अ बिट अबाउट दैट। उसके अलावा फिर जो की प्लेयर्स रहे उस मैच में, खास तौर पे अब्दुल्ला शफीक, उनके बारे में भी बात करेंगे, रिजवान के बारे में बात करेंगे, और अभी तक इन दो मैचेस में थोड़े बहुत जो इश्यूज रहे हैं स्पेशली विद द फील्डिंग और बॉलिंग के अंदर भी, जो कि नॉट जस्ट विद द न्यू बॉल बट आल्सो इन दोस मिडिल ओवर्स थोड़ा सा ट्रबल्ड नजर आ रहा है पाकिस्तान। तो उसके ऊपर भी हम अभी बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द बिल्ड अप टू द पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम, जो कि है 14th of October को, एंड इट विल बी प्लेड इन अहमदाबाद। तो सबसे बड़ा जो मैच है परहैप्स इस वर्ल्ड कप का, वो आने में कुछ ही दिन है, एंड वी विल बिल्ड अप टू दैट। I'm joined by none other than Mazhar Arshad. Hi Mazhar, welcome to the show, welcome to Cricket on Loop. यहाँ पे if we start off this episode just by appreciating कि Pakistan team always manages to put us in some sort of surprise, you know, and we did not expect कि हमें बैटिंग की तरफ से और वो भी मिडिल ऑर्डर की तरफ से ये सरप्राइज मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं, डिड यू एट ऑल एक्सपेक्ट कि हम ये रन चेज इतना खूबसूरती से, without panicking, without losing those wickets towards the end, हम कर लेते complete? Were you shocked or were you surprised? What was your reaction? देखिए, प्लेजेंट सरप्राइज था। अब आपने क्वेश्चन किया तो मैं उसका स्टार्ट जो है वो एक स्टैट्स से ही कर लेता हूँ, जो कि मेरी मजबूरी भी है कि आई थिंक पाकिस्तान ने जो है वो इससे पहले जितने भी वर्ल्ड कप्स खेले हैं 265 से ज्यादा पाकिस्तान ने पहले कभी चेस नहीं किया था। तो जब वो 340 प्लस हुआ, इवन जब 300 प्लस हुआ, तो कंसिडरिंग द वर्ल्ड कप प्रेशर और इंडिया में जो है कई प्लेयर्स आपके फर्स्ट टाइम खेल रहे थे, उस सब चीज को जब आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आई थिंक एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जो है वो था पाकिस्तान के लिए, बल्कि तमाम लोगों के लिए। और पाकिस्तान जो है वो कोई ज्यादा आप कह लें कि पॉपुलर नहीं है एज ए चेजिंग टीम। नॉर्मली पाकिस्तान अगर कोई बड़े मैचेस जीता भी है तो बैटिंग फर्स्ट करके जीतता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 263 पाकिस्तान ने चेस किया था 1992 के सेमीफाइनल में जब वर्ल्ड कप जीता था, और इससे बड़ा टारगेट पाकिस्तान ने कभी चेस नहीं किया। इवन अगर आप बाकी भी ओडीआई क्रिकेट देखें पाकिस्तान की, तो इससे ज्यादा टारगेट एक ही बार पाकिस्तान ने लास्ट ईयर जो है वो चेस किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 349। तो आई थिंक क्यों जो प्लेयर्स हैं वो काफी यूज टू हैं इन कंडीशंस के साथ, पीएसएल खेलते हैं, दूसरी हाई क्वालिटी क्रिकेट खेलते हैं। अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बात करें तो उन्होंने पिछले साल टेस्ट मैच में जो है गॉल में 160 रन की इनिंग्स खेली थी, और तब भी जो है वो 300 प्लस पाकिस्तान ने चेस किया था। फिर रिजवान का हमें पता है कि वो कितने जबरदस्त बैटर है। तो आई थिंक वो सारा एक्सपीरियंस जो है ना उसने पाकिस्तान की हेल्प की, और आई थिंक एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो पाकिस्तान ने चेस किया, और वर्ल्ड कप के जो शुरू के जो दो मैचेस हैं वो पाकिस्तान के 4 पॉइंट्स हो गए। बिल्कुल, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है मजर, और एक्सपीरियंस को नजर रखते हुए ही ये टीम बनाई गई थी कि इसमें नए प्लेयर्स भी हों, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी ऐड हो, जहां पे बैलेंस क्रिएट हो सकता है। लेकिन जो एक वरी हमें नजर आ रही थी स्पेशली आफ्टर द एशिया कप, वो थी टॉप ऑर्डर में खास तौर पे फखर जमान की फॉर्म। एंड पाकिस्तान stuck with him even after the Afghanistan series and the Asia Cup and now in the World Cup. पहले गेम में भी, वार्म अप्स में भी, एंड वेट यही हो रहा था कि मे बी ही विल कम आउट ऑफ दैट रफ पैच, यू नो, कभी बिकॉज वो हैं तो बड़े मैच के प्लेयर, तो मे बी ही विल कम आउट ऑफ दैट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले मैच में तो वो नहीं हो सका, और एक राइट टाइम पे पाकिस्तान ने ये कॉल ली कि अब अब्दुल्ला शफीक को स्टेप अप करने की जरूरत है। तो जिनको नहीं पता अब्दुल्ला शफीक का जो मतलब जो उनके रिकॉर्ड्स रहे हैं बिफोर ही मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यू, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं कि उन्होंने जिस पाथवे से वो आए हैं, बिकॉज जब वो खेलते हैं तो ऐसा लगता तो नहीं है कि वो किसी किस्म का भी प्रेशर ले रहे हैं, स्पेशली वर्ल्ड कप में। देखिए, अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की जो जर्नी है अगर मैं उसको शुरू से डिस्क्राइब करूं,
तो जब कोविड पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जब था तो क्रिकेट काफी देर के लिए रुक गई थी, 5-6 महीने के लिए कोई क्रिकेट नहीं हुई थी। और फिर जब क्रिकेट का कमबैक हुआ पाकिस्तान में इन द फॉर्म ऑफ नेशनल T20, तो उसमें पहले ही मैच में अब्दुल्ला शफीक ने अपने T20 डेब्यू के ऊपर जो है वो सेंचुरी कर दी। 2020 की बात है ये। तो क्योंकि जी बहुत लोगों की नजरें थी उस टूर्नामेंट के ऊपर, क्योंकि कोई क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो वो एकदम से लाइमलाइट में आ गए। उससे पहले भी वो ग्रेड 2 क्रिकेट या इस तरह के जो मैचेस है वो खेलते रहे हैं। तो पाकिस्तान ने उनको फौरन जो है वो T20 में, इवन जितने भी स्क्वाड थे, मिसबाउल हक उस टाइम कोच भी थे, सिलेक्टर भी थे, तो उस टाइम काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि एक प्लेयर जिसने सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, आपने उसको टेस्ट टीम में डाल लिया। उनकी फर्स्ट क्लास डेब्यू पे भी सेंचुरी थी और T20 डेब्यू पे भी सेंचुरी थी। वाह लेकिन जो अब्दुल्ला, एक बात तो उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया अक्सर, कि जो कोविड बबल्स थे उसमें पाकिस्तान जो है वो 25-30 प्लेयर्स के साथ ट्रेवल करता था, और उन बबल्स में जो है वो इंट्रा स्क्वाड काफी मैचेस होते थे। तो इवन दो कि उन्होंने कोई टॉप क्रिकेट नहीं खेली, आई मीन डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन वो स्क्वाड से रह रहे कि जो है उनकी क्रिकेट डेवलपमेंट जो है वो काफी अच्छी हो गई। देन हमने देखा कि उनका बिल्कुल टेस्ट करियर का जो स्टार्ट होता है तो बड़ा जबरदस्त स्टार्ट था। आते साथ ही उन्होंने सेंचुरीज की, रन्स की, श्रीलंका में टेस्ट मैच जितवाया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन्स किए। T20 में अच्छा आगाज नहीं हुआ, शुरू में 0 के ऊपर आउट होते रहे। वनडे क्रिकेट में उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। उसकी वजह ये थी कि फखर जमान और इमामुल हक दोनों जबरदस्त फॉर्म में थे। अगर आप फखर की रिसेंट फॉर्म देखें, अभी इस साल के शुरू में उन्होंने 3 सेंचुरीज की हैं। इमामुल हक पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरीज कर रहे थे, मैचेस जितवा रहे थे। तो उनका जो है ना वो टीम में आना बहुत मुश्किल था। देन पाकिस्तान वनडे क्रिकेट बहुत कम खेल रहा था। अब्दुल्ला शफीक को मिडिल बिल्कुल ऑर्डर किया गया, लेकिन फिर आई थिंक कि जैसे ही जो है वो उनको एक जरा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि फखर जरा आउट ऑफ फॉर्म है, एशिया कप के मैच में उन्होंने 50 रन किए, और अब ये जो उनकी इनिंग्स थी, आई थिंक ये उनके टैलेंट को डिफाइन करती है कि इतना बड़ा मैच, प्रेशर हो वर्ल्ड कप का, तकरीबन 350 के चेस कर रहे हैं, लेकिन वो काफी जो है वो कंफर्टेबल नजर आए। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो आप कह सकते हैं कि टेस्ट में तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, लेकिन वनडे क्रिकेट में भी जो है अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म में पाकिस्तान को एक बहुत जबरदस्त जो बैट्समैन है वो मिल गया। बिल्कुल। और अब देखना ये होगा कि आगे भी कितने कंसिस्टेंटली हम अब्दुल्ला को देखते हैं। और इसी नंबर पे जिस तरह फाउंडेशन उन्होंने ले की, मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे मतलब अगर फखर अभी इस टीम का हिस्सा होते और वो उस मैच में ना परफॉर्म करते, तो आई डोंट थिंक वी कुड हैव कम आउट ऑफ दैट द वे दैट वी डिड। और उन्होंने बड़ा कहीं पे भी उनकी इनिंग्स में ये नहीं लगा कि वो प्रेशर ले रहे हैं या वो कोई रिस्क ले रहे हैं कहीं पे। बड़े कामली, बहुत सेफली उन्होंने पाकिस्तान को पहले तो उस वो रीबिल्ड किया जहां पे अर्ली विकेट्स गिरी, और फिर रिजवान के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी स्पेक्टेकुलर। और यहाँ पे आई वांट टू कम टू रिजवान नाउ, बिकॉज अगर आपके दूसरे एंड पे मोहम्मद रिजवान जैसा बैटर हो, जिनको इतना रिच, इतना तवील उनका क्रिकेटिंग करियर अभी तक रहा, जिसमें उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं स्कोर किया, और टॉप ऑफ द ऑर्डर भी वो आते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी उनको इतना एक्सपीरियंस है, और स्ट्राइक भी रोटेट हो रही थी, मजर देवर बोथ बैटिंग अक्रॉस द ग्राउंड। तो अगर हम रिजवान की खाली बात करें, फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट हिज नॉक स्पेशली, जो उन्होंने कल खेला। उनके ऊपर काफी तनकीद होती रही कि वो ज्यादा जो है लेग साइड पे बहुत खेलते हैं, उनके पास रेंज ऑफ शॉट्स नहीं है, वो ट्रैप हो जाएंगे ये वो। बट कल उनकी इनिंग्स में कहीं पे ये नहीं लगा कि वो एक स्पेसिफिक एरिया में बैटिंग करते हैं। यहाँ पे हाउ डू यू थिंक हाउ मच हैज मोहम्मद रिजवान बैटर इवॉल्व्ड स्पेशली एट नंबर 4? देखिए, रिजवान के जो टैलेंट है बड़े मैच में परफॉर्म करने का, जो उनकी स्किल है, उस पर तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पिछले 3-4 सालों में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है तमाम फॉर्मेट्स में, आई थिंक के रिजवान जो है वो 2019 में थोड़ा सा जो है ना उनको उस वर्ल्ड कप में भी होना चाहिए था। एक तो आपके पास उस टाइम भी कोई बैकअप कीपर नहीं था, अभी भी नहीं है, तब भी नहीं था। तो आई थिंक 2019 में जो है ना रिजवान अगर वर्ल्ड कप में होते तो शायद उसके, और ये हाइंडसाइट नहीं है, मैंने उस टाइम भी इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा बात की थी कि आई थिंक उनको होना चाहिए था मिडिल ऑर्डर में। लेकिन खैर अब 4 साल के बाद उनको मौका मिला है, तो उन्होंने दिखाया है कि उनके उनकी जो वनडे फॉर्म थी वो उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से वो T20 या टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे थे द लास्ट 3-4 ईयर्स। लेकिन क्रेडिट हो पाकिस्तान के, उन्होंने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, वो उन्होंने उनको प्रॉपर मौका दिया। अगर उनके कहीं पे 8-10 मैचेस बुरे भी गए हैं तो पाकिस्तान की टीम ने जो है वो, ऐसा नहीं है कि ये सोचना शुरू कर दिया होगा हमें कोई और प्लेयर चाहिए। तो वो आपके जी उसके जो रिजल्ट्स हैं अब आपके सामने है कि इस साल उनके 800 से ज्यादा रन हैं
75 की एवरेज है ओडीआई क्रिकेट में। और एक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है रोहा, वो ये है कि एक विकेट कीपर जो है वो 130 रन की इनिंग्स खेल रहा है 50 ओवर्स कीपिंग करने के बाद चेज में। तो इससे पता चलता है कि वो कितने फिट और कितने डेडिकेटेड हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इतनी बड़ी इनिंग्स जो है वो सक्सेसफुल चेज में, आई मीन इन द, अगर आप रन्स को देखें तो इतने ज्यादा रन्स किसी ने, आई मीन किसी भी कीपर बैटर ने जो है वो इतने रन्स कभी नहीं किए। तो ये आई थिंक थोड़ा सा उनको एंड पे आई थिंक इशू भी हुआ था, वो क्रैम्प्स वगैरह थे, लेकिन क्योंकि वो फिट है तो वो उस चीज से जो है वो रिकवर करके और उन्होंने इवेंचुअली जो है वो पाकिस्तान को मैच जितवाया। जहां तक बैटिंग ऑर्डर है उसके ऊपर आई थिंक काफी जो है बातें होती रही, 4 पे खेलना चाहिए, 5 पे खेलना चाहिए। आई स्टिल थिंक कि 4 ठीक है, पहले भी ठीक था, लेकिन कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि जहां पे थोड़ा सा पाकिस्तान को जो है ना वो प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। कि अगर आपका जो टॉप ऑर्डर है वो अगर कोई 30-35 ओवर्स खेल गया है तो शायद फिर उस सिचुएशन में, आई नो कि अभी ये बात बहुत अजीब लगेगी क्योंकि अभी अभी उन्होंने मैच जितवाया है, वहां पे शायद पाकिस्तान को जो है फिर इफ्तिखार को या साउथ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में तमाम टीम्स जो है वो ऐसे करती हैं कि अपना बैटिंग ऑर्डर को शफल करती हैं अगर जो है वो टॉप ऑर्डर ज्यादा ओवर्स खेल जाए। लेकिन आई थिंक रिजवान का और उनका जो मेथड है बड़ा यूनिक है। आई मीन आप 350 रन, तकरीबन 350 चेस कर रहे हैं, और पहली जो उनकी 25 गेंदें थी उसमें सिर्फ एक बाउंड्री थी। और उन्होंने बाद में बिल्कुल। बोला भी कि वो तो स्कोर बोर्ड की तरफ देख ही नहीं रहे थे, बस उनके जेहन में जो है उन्होंने अब्दुल्ला के साथ उन्होंने उन्होंने जो है बात की थी, और वो बस फेस बाय फेस चल रहे थे कि हम 20 ओवर्स में इतना करेंगे, 25 ओवर्स में इतना करेंगे। और बड़ा एक यूनिक मेथड है पाकिस्तान का, कि बगैर की चौके छक्के मार के जो है वो 350 चेस कर लेते हैं। ये टीम जो है अक्सर आपके दिमाग में नहीं आती। बिल्कुल, कोई चीज भी इस टीम के बारे में कोई भी एनालिसिस करना, प्रिडिक्शन करना, इवन कमिंग this coming from a stats person like yourself is also so confusing and mind boggling. Even with all the data in the world available, you can still not make any judgments on Pakistan cricket team. But then that's Pakistan for you. But anyway, Mazhar, batting ke andar to chale, we did have a wonderful day. Despite those early wickets, Babar couldn't score. और उनके स्कोर ना करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा पाकिस्तान को, क्योंकि इन दी एंड वी वन कंफर्टेबली। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ आए बॉलिंग में, जब शाहीन न्यू बॉल के साथ वो अटैक नहीं कर पा रहे, वो विकेट्स नहीं ले पा रहे, और ओवरऑल भी वंस जो हमारा जब चेंज बॉलर हमारे लगते हैं, जब हारिस आते हैं अटैक में या जब स्पिनर्स लगते हैं, फिर भी मजर हमारी बॉलिंग वो परफॉर्मेंसेस, वो विकेट्स नहीं ले पा रही। एंड नॉट जस्ट विकेट्स नहीं ले पा रही, वो रन भी कंट्रोल उनसे नहीं हो रहे हैं, except for Hassan Ali maybe. We have not yet seen a good bowling performance in these two matches. और हसन की भी अभी भी इकोनॉमी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, बट ये गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप नोबडी थॉट कि ये इश्यूज भी अब हमारे आ जाएंगे। आपको क्या लगता है, डू यू थिंक कि अगले मैच के लिए इंडिया के साथ, क्योंकि मैच है और हमें पता है उनका बैटिंग ऑर्डर कैसा, दे विल नॉट स्पेयर एनी लूज बॉल्स, डू यू थिंक कि पाकिस्तान विल गो अहेड विद द सेम टीम, या यहाँ पे कोई चेंज हम देख सकते हैं, उसामा मीर आ सकते हैं, एक हम बैटर कम कर रहे हैं? आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज अहमदाबाद में है अगला मैच? देखिए रोहा, एक तो ये है कि शाहीन अफरीदी से उनसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये होती हैं कि वो हर मैच में आपको कुछ 2-3 विकेट्स लेके दें, ऊपर से आके पहले ओवर में आउट करें, 4-5 आउट करें। वो उस तरीके से भी नहीं हो रहा, लेकिन आई थिंक फिर भी शाहीन जो है वो कंसिस्टेंट है। अगर आप उनके पिछले 18 ओडीएस देखें, हर मैच में उन्होंने एक विकेट लिया, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि 18 कंसेक्यूटिव मैचेस में एटलीस्ट जो है वो एक विकेट लिया किसी बॉलर ने। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वो एटलीस्ट जो है वो विकेट्स ले रहे हैं। हाँ, जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से नहीं है। पिछले मैच में थोड़ी सी उनकी स्पीड भी ड्रॉप हुई थी, हमने देखा कि वो कुछ ट्रीटमेंट भी ले रहे थे, शायद वो 100% फिट नहीं थे। होपफुली इंडिया वाले मैच से पहले जो है वो हो जाएंगे। जो आपने बात की इकोनॉमी की, इन कंडीशंस में आई थिंक के इकोनॉमी को मैनेज करना जो है वो काफी मुश्किल है। हमने देखा है कि बाकी भी जो टीम्स है उनके साथ क्या हो रहा है। अभी साउथ अफ्रीका ने जो है वो 428 कर दिया। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि कुशल मेंडिस, आई थिंक उनको क्रेडिट देना होगा, जिस तरीके से वो इनिंग्स खेल रहे थे, अगर वो थोड़ा सा मजीद विकेट के ऊपर स्टे कर जाते तो शायद श्रीलंका जो है वो 400 रन कर देता। बहुत ही एक अनबिलीवेबल उन्होंने इनिंग्स खेली है। लेकिन आई थिंक हसन अली का वहां पे एक्सपीरियंस काम आया कि जब उन्होंने 2 छक्के खा लिए तो उनको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको वेरिएशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उन्होंने स्लो बॉल की।
तीसरा छक्का वो मारने गई तो इमामुल हक ने कैच कर लिया। तो आई थिंक कि वो हसन अली का जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का, वो बहुत पेस के ऊपर बॉलिंग नहीं कर रहे जिस तरह के चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में कर रहे थे, उनकी भी पेस ड्रॉप हुई है। लेकिन जो उनका डिसिप्लिन है वो आई थिंक अभी तक काफी इंप्रेसिव रहा। यही वजह है कि हमने देखा है कि उन्होंने 2 मैचेस में अभी तक 6 विकेट्स ली हैं, और काफी क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर आके जो है उन्होंने पाकिस्तान को विकेट्स लेके दी हैं। हम बैटर्स की बात कर रहे थे अभी कि अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन हमें ये पॉइंट नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट आखिरी 10 ओवर्स में जो है वो सिर्फ जो है वो 61 जो है रन दिए। तो आई थिंक वो जो है ना बिल्कुल। एक टर्निंग पॉइंट था कि जहां पे लग रहा था कि श्रीलंका 400 कर सकता है, वहां पे अगर आप आखिरी 10 ओवर में 61 62 रन अगर आप दे रहे हैं तो आई थिंक वो जो है ना थोड़ा सा पाकिस्तान वापस आया था वहां पे। तो वो सारा हसन अली के अलावा जो बाकी भी जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं आई थिंक उन्होंने जो है वो डिसेंट बॉलिंग की है। हाँ, नसीम शाह की कमी जरूर महसूस होगी। जो आखिरी जो आपने बात की थी कि पाकिस्तान का क्या कॉम्बिनेशन होगा अगेंस्ट इंडिया, तो अभी आई थिंक थोड़ा सा पाकिस्तान ने 2 दिन अभी जो है वो हम सर प्रैक्टिस उस पे कर। आते हैं आपकी, आई वांट टू नो योर प्लेइंग 11 एज वेल, सो वी विल सर्कल बैक टू द इंडिया गेम, बट बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम, एक जो इशू हमें एड्रेस करने की जरूरत है वो ये कि थोड़ी फील्डिंग भी स्लॉपी नजर आ रही है। अभी कल जो कैच छूटा इमाम उल हक से, अगर वो ना छूटता और अगर वो ऑब्वियसली मैच के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अगर एंड व्हाट इफ्स, बट ओवरऑल द स्टैंडर्ड ऑफ फील्डिंग इवन इन द फर्स्ट गेम इट वाजंट अप टू द मार्क। डू यू थिंक ये प्रेशर है? डू यू थिंक के ड्यू का कोई मसला आ जाता है बीच में? क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पे शाम के वक्त जो है लाइट्स के अंदर थोड़ा सा इशू आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल यू एट्रीब्यूट दिस स्लॉपी फील्डिंग टू? देखिए, आई थिंक जो आपने पहली बात की प्रेशर वो हो सकता है। ड्यू हैदराबाद में तो नहीं थी, और वो वैसे भी उस टाइम जब बैटिंग कर रहे थे तो दिन का टाइम था। बाकी वेन्यूज के ऊपर जो है वो ड्यू आ सकती है। लेकिन आई थिंक कि वो इमाम ने जो कुशल मेंडिस को ड्रॉप किया उस टाइम जो है वो 18 के ऊपर खेल रहे थे, और वहां से वो जो है फिर सेंचुरी कर गए, तो वो आई थिंक एक बड़ा क्रूशल जो है वो मोमेंट था। खैर लकीली पाकिस्तान मैच जीत गया। आपकी बात ठीक है कि फील्डिंग जो है वो उसके ऊपर तो कोई भी जो है मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, और फील्डिंग जो है वो हैबिट होती है आपकी एक, वो उसके अंदर कोई ज्यादा इतनी फॉर्म आपकी मैटर नहीं करती, जैसा बैटिंग में बॉलिंग में फॉर्म होती है, फील्डिंग आपकी हैबिट होती है। तो वो आई थिंक के कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिनको के देखना होगा, और फिर पाकिस्तान को भी देखना होगा कि जो क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं फील्डिंग के, वहां पे आप अपने बेस्ट फील्डर्स को जो है वो लिख रहे हैं। और आई थिंक के नो डाउट के थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन होपफुली इंडिया वाले मैच से पहले जो है, क्योंकि पाकिस्तान ने 2 दिन प्रैक्टिस करनी है अहमदाबाद में, एक दिन दिन के टाइम और एक दिन शाम के टाइम, तो मुझे उम्मीद है कि उस मैच से पहले तक जो है वो पाकिस्तान अपने इस चीज को भी जो है ठीक कर लेगा। बिल्कुल, अब मैं उसी पे आना चाहती हूँ कि क्योंकि इतना बड़ा मैच है और फेवरेट्स जाहिर है इंडिया ही नजर आ रहे हैं फॉर द वर्ल्ड कप अगर हम बात करें, लेकिन अभी जो ये 14th वाला मैच है, बोथ टीम्स हैव स्टार्टेड रियली वेल। उनके मैचेस में हमने देखा कि जो उनके बेस्ट 11 इस वक्त बन सकते हैं, अगर हम इंडिया को देखें तो शुभमन गिल का भी सर्टेन नहीं है, बट देन दे हैव ऑप्शंस ऑन द बेंच और वो उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, और उनका मे बी वही बेस्ट 11 जो है ईशान किशन की जगह पे पक्की हो गई भी है अब। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें डायनामिक्स की, ज्यादा प्रेशर में आपको लगता है होम टीम होती है ऐसे ऐसे टूर्नामेंट्स में, या पाकिस्तान जैसी टीम ज्यादा प्रेशर में होगी बिकॉज इतना ज्यादा क्राउड भी होगा, सारा कुछ प्रेशर, इतने ज्यादा फैक्टर्स होंगे जाहिर है? व्हाट डू यू थिंक, हु डू यू थिंक विल बी अंडर मोर प्रेशर, इंडिया और पाकिस्तान? देखिए, प्रेशर तो दोनों टीम्स के ऊपर होगा, इंडिया के ऊपर होम क्राउड का होगा, पाकिस्तान के ऊपर इस चीज का होगा कि वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तान कभी भी इंडिया से नहीं जीता। आई मीन जो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप है, 7 मैचेस हैं, सातों के साथ जो इंडिया जीता है। लेकिन एक थोड़ी सी मोटिवेशन होगी पाकिस्तान को, आई नो कि डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन 2 साल पहले पाकिस्तान ने हमको दुबई में हराया था, मेलबर्न में जो है बड़ा क्लोज मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप में। तो वो थोड़ी सी शायद पाकिस्तान को मोटिवेशन जी। होगी, और फिर जिस मोमेंटम के साथ पाकिस्तान जा रहा है कि 2 मैचेस पाकिस्तान जीता हुआ है और देन 340 चेज करना, उससे भी थोड़ा सा जो प्लेयर्स है ना उनमें कॉन्फिडेंस होगा। बट आई थिंक कि प्रेशर तो दोनों टीम्स के ऊपर इक्वली बिल्कुल। होगा। ये है कि इंडिया की जो टीम है वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अगर आप उनके प्लेयर्स देखें तो जिस तरह विराट कोहली हैं, वो 2011 का भी वर्ल्ड कप खेले थे। पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं इस टीम में, वो 2015 के वर्ल्ड कप के बाद के प्लेयर्स हैं, उससे पहले का कोई प्लेयर नहीं है।
तो आई थिंक कि उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, और एक्सपीरियंस उनका प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने का एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो आई थिंक वो थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो इंडिया को होगा। देन उनकी होम कंडीशंस हैं, उनके बॉलर्स जो है वो ज्यादा अच्छी है, रिदम में ज्यादा अच्छे फॉर्म में है, फिटनेस के इश्यूज नहीं है उनके बॉलर्स को, पाकिस्तान के बॉलर्स को हैं। तो आई थिंक कि इन तमाम चीजों को देखते हुए इंडिया जो है ना वो थोड़ा सा फेवरेट होगा इस मैच के लिए। राइट। अब अगर हम प्रेशर की बात तो हमने कर ली भी, नो के होम ग्राउंड का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है मजर, बट नाउ इफ यू लुक एट द की प्लेयर्स इंडिया की, अगर हम साइड को देखें तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो नाम आता है वो विराट कोहली का आता है, स्पेशली आफ्टर दैट नॉक ऑफ 82 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन देयर फर्स्ट गेम। उसके अलावा केएल राहुल स्पेक्टेकुलर फॉर्म में है, रोहित शर्मा टॉप ऑफ द ऑर्डर, यू नो, ऑलवेज डेंजरस। तो मजर यहाँ पे इंडिया की टीम को अगर हम सिर्फ उनकी बैटिंग की बात करें, कितना बड़ा खतरा है ये, बिकॉज अगर वो न्यू बॉल निकाल लेते हैं, अगर वो पहले 10 ओवर्स निकाल लेते हैं स्पेशली का टॉप ऑर्डर, तो शायद पाकिस्तान के स्पिनर्स को थोड़ा सा मसला जरूर होगा। थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा मसला हो सकता है, क्योंकि इंडिया के जितने भी बैटर्स हैं वो स्पिन के ऊपर उनका उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, और पाकिस्तान के स्पिनर्स के ऊपर तो उससे भी ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड है। जिस तरह विराट कोहली की रिसेंट टाइम्स में अगर आप 10-12 साल देखें तो उनकी स्पिन के ऊपर पाकिस्तान के अगेंस्ट 400+ की एवरेज है। तो ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलिंग पे वो खराब है, लेकिन स्पिनर्स के ऊपर तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो आई थिंक के क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि नवाज और शादाब दोनों जो है वो उस तरीके से विकेट्स नहीं लेते जैसे कि आप कह लेंगे कुलदीप यादव ले सकते हैं। दोनों को हाँ ये एडवांटेज है कि वो दोनों बैटिंग कर लेते हैं, इस वजह से ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है पाकिस्तान का। तो आई थिंक कि जो अर्ली विकेट्स हैं पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन अर्ली विकेट्स के बाद भी हमने अभी देखा था रिसेंटली जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था पाले किले में, जल्दी आउट करने के बावजूद भी इंडिया की टीम जो है वो 250 जो है वो क्रॉस कर गई थी। तो आई थिंक पाकिस्तान को जो है ना वो ज्यादा जो आई थिंक इशू होगा वो ये होगा कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा एक डिफिकल्ट जो है वो डिसीजन होगा, क्योंकि हमने रिसेंट टाइम्स में जितने भी मैचेस हुए हैं हमने देखा है कि पाकिस्तान ने चौथे फास्ट बॉलर को मिस किया है अगेंस्ट इंडिया। अब आप एक ऐसे ग्राउंड में खेल रहे हैं जहां पे कि आप पहले कभी नहीं खेले हुए, आपको ज्यादा वहां का आइडिया नहीं है, उस डे के ऊपर कैसी पिच होगी। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि पाकिस्तान उस पिच को जो है वो कैसे रीड करता है। अगर तो ये पाकिस्तान को लगता है कि यहाँ पे स्पिनर्स के लिए भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है, जिस तरह के पिछले मैच में थी जो कि इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का मैच था चेन्नई में, आई नो कि डिफरेंट वेन्यू था, तो फिर शायद पाकिस्तान ये सोचे कि यार हम दो स्पिनर्स ही खिला लेते हैं, नवाज एंड शादाब। लेकिन अगर पाकिस्तान को कहीं पे भी ये लगा कि ये फ्लैट पिच है जिस तरह की हैदराबाद में थी, देन आई थिंक पाकिस्तान को चार फास्ट बॉलर्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि आप वसीम जूनियर को जो है वो मे बी नवाज की जगह लेकर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के तमाम जो बैटर्स हैं वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये जो है ना वो आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। एंड देन जो अगला जो डिसीजन है बहुत कम चांसेस हैं उसके, बट शायद पाकिस्तान ये सोचे कि अब्दुल्ला और फखर के साथ ओपन कर ले, क्योंकि फखर का जो पास्ट में जो रिकॉर्ड है इंडिया के अगेंस्ट, स्पेशली वो जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मैच है, बेशक 6 साल पुराना मैच है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के माइंड में होगा। और फखर जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव प्लेयर भी हैं, आपने पावर प्ले में इस साल कोई छक्का नहीं मारा अभी तक। तो शायद, बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आई नो कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान इसके ऊपर सोचेगा जरूर। राइट। ये अच्छा, वैसे एक मोर सेंसिबल थिंग टू डू वुड बी दिस एज वेल, कि हम अगर अपने, इफ वी वांट टू गो विद 4 फास्ट बॉलर्स, हम वो पुरानी गलती ना दोहराएं। लेकिन देन अगेन ये सब कंडीशंस पे डिपेंड करता है। डू यू थिंक, क्विकली आई वांट टू रैप दिस अप, डू यू थिंक मजर के यहाँ पे पाकिस्तान कुड आल्सो मे बी ब्रिंग इन उसामा मीर एंड यू नो नवाज की जगह पे, अगर वो चाहें कि वो एक कम बैटर भी खिला लें, लेकिन यू नो समबडी, या दो लेगीज नहीं खिलाना चाहेंगे और शादाब को रेस्ट देंगे, इवन दो ये थोड़ा लेस लाइकली है, लेकिन ये क्योंकि बहुत लोग ये भी बात कर रहे हैं कि मे बी वन ऑफ आइदर नवाज और शादाब will need to rest, and maybe a new addition to that spin attack would make a difference. आई थिंक इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ये नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट अगर या तो एक स्पिनर खेलेगा या दो, अगर दो स्पिनर खेलते हैं तो शादाब और नवाज है। अगर आपने एक स्पिनर खिलाया तो फिर जो है वो एक फास्ट बॉलर ही आएगा। बट उसामा का इंडिया के अगेंस्ट आना जो है वो थोड़ा सा अनलाइकली है, अनटिल अनलेस के कोई इंजरी हो जाए या किसी प्लेयर को कोई निगल हो जाए, क्योंकि इंडिया वैसे स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, आप जिस मर्जी को ले तो बिल्कुल। वो
तो इंडिया के लिए वो इतनी बड़ी थ्रेट नहीं होगी। ये जो आपने जो बात की है, आई थिंक कि आगे गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है बेंगलोर में, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है चेन्नई में, न्यूजीलैंड के साथ खेलना है बेंगलोर में, इंडिया इंग्लैंड के साथ खेलना है कोलकाता में। ये वाले जो मैचेस हैं इसमें जो है शायद पाकिस्तान थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेगा, और उसामा मीर क्योंकि विकेट टेकर है, वो ज्यादा उनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है विकेट लेने की, रन वो भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट या ये जो काम है, जो कॉम्बिनेशन है, ये उन मैचेस में, बट इंडिया के अगेंस्ट आई थिंक कि थोड़ा सा जो है वो अनलाइकली होगा। राइट, क्विकली मजर, थोड़ा सा अहमदाबाद के बारे में अगर कोई स्टैट्स आप शेयर करना चाहें कि वहां पे क्या पार स्कोर है, व्हाट काइंड ऑफ विकेट इज इट लाइकली गोइंग टू बी? देखिए, अहमदाबाद में ज्यादा वनडे क्रिकेट नहीं हुई जब से वो रेनोवेट हुआ है रिसेंटली, तो आप ज्यादा जो है वो उसके ऊपर कुछ रीड नहीं कर सकते। जो पहला जो वनडे मैच हुआ था, आई मीन इस वर्ल्ड कप में जो ओपनिंग मैच था, उसमें तो हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने जो है वो कंफर्टेबली टारगेट को जो है वो चेस कर लिया था। बल्कि वहां पे तो ऐसे वो बैटिंग कर रहे थे जैसे कि अगर कोई 350 होता तो वो उसको भी चेस कर लेते। आईपीएल में भी हमने देखा है कि हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं और वो चेस भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पे फिर जब टेस्ट मैचेस होते थे तो बॉल जो है वो डिफरेंट बिहेव करता था। तो आई थिंक कि आप ज्यादा उसको रीड नहीं कर सकते। इंडिया के जो मोस्टली मैचेस हैं, जो दिल्ली है, वो एक बड़ा स्पिन फ्रेंडली हुआ करता था, लेकिन अभी वहां का स्क्वायर जो है वो रीले हुआ है, तो हमने देखा कि 428 रन हो गए हैं। तो ऑन द गिवन डे जो है वो कैसी कंडीशन होती है, नॉर्मली इंडिया में बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन होती हैं, जिस तरीके से हमने हैदराबाद में देखा है इस तरह की भी कंडीशन हो सकती है। यानी कि पाकिस्तान को मेंटली दोबारा से तैयार रहना पड़ सकता है कि कोई ठीक है। 330 इतने रन हो सकते हैं। और चेजिंग में हमने देखा है कि यहाँ पे आईपीएल में जो है वो चेस भी हो जाता है। आईपीएल के फाइनल में भी जो है वो चेस हो गया था, इवन दो कि वो वहां पे बारिश हुई हुई थी राइट। और कम थे। यस। तो आई के पाकिस्तान जो है ना वो इस मैच के बाद, हैदराबाद वाले मैच के बाद थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा कि जिस तरह की भी कंडीशंस हुई, अगर 350 वाली भी कंडीशंस हैं तो हम उसको जो है मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, we have the resources and we have the spirit to definitely create records and break records. Thank you, Mazhar, for joining me. And आप सबका बहुत शुक्रिया for watching Cricket on Loop. All eyes on the big contest on the 15th of October between India and Pakistan. Both teams looking very, very strong. और उम्मीद ये है कि जो भी टीम जीते एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिले, क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिले और वन साइडेड ना हो, मजा आए देखने का. That's the beauty of these India-Pakistan games. Thank you for watching Cricket on Loop. We'll see you on the next one. तब तक के लिए goodbye.